मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन पुणे की एहसास वुमेन की ओर से इस विशेष आयोजन कलम पुणे में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह आयोजन हम सभी के लिए एक अनोखा क्षण है, क्योंकि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि साहित्य, कला और संस्कृति के इस अद्भुत संसार में एक साथ कदम रखें। मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के बारे में एक संक्षिप्त रूप से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन दशकों से साहित्य के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुझे यह बताते हुए आपको अत्यंत खुशी हो रही है कि यह फाउंडेशन न केवल कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समर्पण पूर्वक प्रयासरत है। फाउंडेशन भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह फाउंडेशन अपनी पहचान भारतीय संस्कृति और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना चुकी है और इसके कार्यक्रम तथा गतिविधियां भारत सहित दुनिया के 55 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, द राइट सर्किल और सुर और साज तथा आखर जैसे समृद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से यह फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से कलम का मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जहां हम सम्मानित और चर्चित लेखकों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अपने पाठकों और चाहने वालों से सीधे जुड़ सकें और उन्हें अपने अनुभवों से रूबरू करवा सकें। आज हमारे इस सत्र में लोकप्रिय पत्रकार और साहित्यकार श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी की गरिमामयी उपस्थिति है। उनकी बेबाक बातें और उनके अनुभव से हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। मनोज राजन त्रिपाठी जी आज एक लोकप्रिय नाम और सम्मानित नाम हैं। वे लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी लेखनी और कार्यों के लिए विशेष पहचान बना चुके हैं। उनकी यात्रा दैनिक जागरण से शुरू होकर हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जी न्यूज़ इंडिया और ईटीवी जैसे बड़े मीडिया हाउस तक पहुंची है। इसके अलावा वे प्रसिद्ध फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे के पार्ट 2 के डायलॉग राइटर भी रहे हैं। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो स्वर्ण स्वर भारत के क्रिएटिव लीड रहे हैं। उन्होंने न केवल पत्रकारिता में पुरस्कार जीते हैं, बल्कि गायन में भी अपनी पहचान बनाई है। उनका दूसरा उपन्यास कसारी मसारी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस सत्र में हम मनोज राजन त्रिपाठी जी से उनकी यात्रा और अनुभव के और सोच के बारे में जानेंगे। इस सत्र का संचालन तथा मनोज राजन त्रिपाठी जी से संवाद पुणे की एहसास वुमन सुजाता सबनीस जी करेंगी। आइए इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मुझे आपको यहाँ पे अभी बहुत खुशी हो रही है। आपका जो कसारी मसारी का नॉवल है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे और पहले कुछ और बात कर लेते हैं। तो अपूला देशपांडे करके बहुत फेमस राइटर हैं पुणे के, आपने भी सुना ही होगा। उनका बहुत चर्चित किताब है व्यक्ति और अणिबली, मतलब एक इंसान और वो चीज़ें जो उसको स्पेशल बना देती है, वो बनी। मैंने अभी भी सुना और पहले भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो आपकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा आपने नाम कमाया है, विविध क्षेत्रों में। तो मुझे आपके इन अलग अलग क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, प्रभा खेतान एहसास वुमेन पुणे का शुक्रिया। I started with cricket actually। तो मैंने शुरुआत की क्रिकेट से और क्रिकेट भी ठीक ठाक खेला, सीके नायडू तक खेला। मतलब जिसको नहीं मालूम है उसको बता दूं कि सीके नायडू के तुरंत बाद रणजी होता है। तो जब रणजी के ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे तो मेरा सुनील गावस्कर ख़त्म हो गया। मैं समझ गया कि यहाँ पे ये ख़त्म है, तो मैंने उस बॉक्स को लॉक किया। देन मुझे किसी ने बताया कि मैं गा भी लेता हूँ। somebody told me actually, मैं खुद नहीं जानता था कि मैं गा लेता हूँ। तो मैंने गाना गाना शुरू किया और गाना गाते गाते मैंने लोकल लेवल पे कॉम्पिटिशन जीते, फिर स्टेट लेवल जीता।
फिर बाद में अभी तो इंडियन आइडल या तमाम सारे टैलेंट शो आते हैं, तब टीवी पे नहीं आते थे रियलिटी शो। तो एक बहुत बड़ा टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था, सुर श्रृंगार। मैं आपको बता दूं कि सुर श्रृंगार के फर्स्ट विनर थे सुरेश वाडेकर एंड सेकेंड वॉज हरिहरन, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, ये सब उसके विनर थे। और मैं सोनू निगम से जस्ट पहले का ऑल इंडिया विनर हूँ। इस सत्र के अंत में गाना तो बनता है। तो जब मैं उसके फाइनल में था, एक्चुअली सीधी सी बताऊं बात आपको कि जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ के 15 शहर पकड़ लीजिए, तो उस 15 शहर में सिंगिंग कॉन्टेस्ट होगा। जितने शहर के आएंगे वो स्टेट लेवल पर लड़ेंगे, उसमें जो टॉप आएगा वो स्टेट टॉपर होगा, वो सेलेक्ट होगा सेमीफाइनल्स के लिए। ऐसे सारे स्टेट्स पकड़ लीजिए, 20-21 स्टेट्स के टॉपर्स आते थे, उनका एक सेमीफाइनल होता था। उस पूरे सेमीफाइनल में जितने स्टेट विनर्स आते थे उनमें से 3 लोग फाइनल के चले जाते थे। तो मैं जब था तो 3 विनर थे, एक लड़की थी केरला से, एक लड़का था भिलाई से, एंड आई वाज फ्रॉम कानपुर दैट टाइम। आई बॉर्न एंड बॉट अप इन कानपुर एक्चुअली। मैं था तो गुलशन कुमार वाज चीफ गेस्ट, अमिताभ बच्चन वाज गेस्ट ऑफ ऑनर देयर, गुलाम अली, रेशमा जी, भूपेंद्र, मिताली, अन्नू मलिक वाज इन जज पैनल दैट टाइम। तो गुलशन कुमार अनाउंस्ड कि मेरी एक फिल्म आ रही है दिल है कि मानता नहीं, तो इसमें जो जीतेगा तो मैं उसको दूंगा गाने का मौका। तो आई थॉट कि अनुराधा पौडवाल के अलावा गुलशन कुमार किसी लड़की को चांस तो नहीं देंगे। तो मैंने एक कॉम्पिटिटर किनारे किया, मुझे लगा मेरा भिलाई वाले से टक्कर है, अगर मैं इसको हरा गया तो वो काम बन जाएगा। खैर जीत गया, मैं ऑल इंडिया टॉप किया और फिर मुझे दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए चांस मिला। तो उसमें एक गाना था, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आओ। वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया, बट बहुत इंडस्ट्री अजीब सी चीज है, जब फिल्म रिलीज हुई तो मेरा गाना ओवरराइट हो चुका था। मेरे गाने को देवाशीष दास गुप्ता ने गाया। जैसे अनुराधा पौडवाल जी के बहुत सारे गाने लता जी ने गाए, सुमन कल्याणपुर के बहुत सारे गाने बाद में लता जी ने गाए, तो ठीक है। वहां पे गवास्कर थक गया था, यहाँ पे किशोर कुमार और मोहम्मद रफी थक गया। उसने बॉक्स को लॉक किया और वापस बॉम्बे से आ गया मैं। हाँ, एक बात जरूर है कि बचपन से चूंकि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंडमदर ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और उन्होंने अंग्रेजों पर बम भी फेंके थे, अंग्रेज का हाथ भी काटा था, वो लिखते भी थे। तो लिखना जो कलम थी वो हमेशा से हाथ में थी, और जो स्याही थी जिसको इंक बोलते हैं वो खून में दौड़ रही थी। तो वो लिखना शुरू से था, क्रिकेट के पहले भी लिखता था, गाने के साथ भी लिखता था। फिर आया, मैंने कहा क्यों ना लिखा ही जाए, क्योंकि 2 बॉक्स तो बंद हो चुके हैं। तब मैंने लिखना शुरू किया। मेरा नाम बेसिकली मनोज त्रिपाठी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। तो मैं अपने आर्टिकल भेजता हुआ छपते नहीं थे, क्योंकि मनोज नाम बड़ा आलू प्याज टाइप का, कांदा टाइप का नाम है, जनरल नाम है, अच्छा नाम नहीं है वो। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि डू वन थिंग, अपना नाम मनोज त्रिपाठी की जगह एम राजन लिखो, क्योंकि राजन मेरे घर का नाम है। When आप एम राजन लिखते हैं, साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, एंड इट साउंड लाइक साउथ इंडियन, साउंड्स लाइक इलिटरेट। तो मैंने एम राजन के नाम से आर्टिकल लिखा, पहली बार में संडे ऑब्जर्वर में छप गया आर्टिकल। मैंने कहा ये नाम तो बड़ा फल गया। फिर कुछ दिन बाद एक और निकली, दैनिक जागरण था, मेरे ख्याल से आप दैनिक जागरण जानते हो, मिड डे भी उन्हीं का है एक्चुअली। तो मैंने दैनिक जागरण में कॉम्पिटिट किया और 300-350 लोगों को पीछे करके मैं जर्नलिस्ट बन गया। तो ये एक और बॉक्स खुल गया। ये एक बॉक्स खुला, ये बॉक्स खुला, और ये बॉक्स ऐसा था कि जिसने मुझको लातूर में भूकंप आया था, 92 की बात है। मैं उस भूकंप को कवर करने आया और उस पूरे ट्रिमर वाले इलाके में मैं करीबन 28 दिन रहा। और जब मैं लौटा हूँ तो मैंने देखा कि नेशन वाइड, पैन इंडिया, दैनिक जागरण जहां जहां से भी निकलता था, उस पूरे 28 दिन आई वॉज ऑन द फ्रंट पेज विद माई नेम मनोज राजन त्रिपाठी।
क्योंकि मैंने मनोज राजन अपने घर का नाम लगा लिया ताकि मनोज थोड़ा सा स्पेशल नाम हो जाए, तो मनोज राजन त्रिपाठी वहां से उसने काम किया और मैं लिखता चला गया। लिखने के बाद फिर अचानक लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर टीवी मटेरियल है, तुम टीवी में जाओ। मैं बहुत सारे शोज एंकर करता था, जैसे आज आप कर रही हैं, तो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, बहुत सारे प्रोग्राम में, सुनिधि चौहान, सबका किया। अचानक एक दिन किस्मत ने डोर नॉक किया और मेरे सामने एक चांदी की थाली थी, उस चांदी पे टीवी रखा हुआ था। उन्होंने कहा नाउ कम टू टेलीविजन। आई एंटर्ड इन टेलीविजन न्यूज चैनल नेटवर्क 18 विच यू नो एज न्यूज 18, CNN न्यूज 18। मैं उसमें करीबन 15-16 साल एडिटर रहा। देन जी में हूँ, जी में गया। ये करते करते अचानक एक दिन मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, तो जर्नलिज्म को बॉक्स में नहीं बंद किया, लेकिन उस लेखनी को उठाया और मैंने सोचा कि यार फिल्म लिखनी, क्योंकि फिल्म बहुत दिनों से लिखना चाहता था। वो करते हुए फिल्म आ गई। अभी मैं 2-3 बुक्स लिख चुका हूँ, 15-16 बुक्स के लिए एंगेज्ड हूँ, एक वेब सीरीज लिखने की कोशिश में हूँ। So I'm quite speechless. तो मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया था कि ये सब जो आप जो एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके जो बॉक्सेस खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, फिर से खोल रहे हो, इतना सब, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? मतलब दिल है कि मानता नहीं, या किसी अथॉरिटी के नाम, क्या मोटिवेशन है? एक्चुअली क्रिकेट, सिंगिंग, जर्नलिज्म, नॉवेलिस्ट, फिल्म राइटर, डायलॉग राइटर, ये सारे मेरे वर्टिकल्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ आई एम नॉट टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, बट आई एम कंफ्यूज्ड पर्सन व्हाट टू डू। एक्चुअली मुझे करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं मैं किसी दिन क्या और करने लगूंगा, ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली होता क्या है कि हम में से जितने भी हम एज मेट्स हैं, आई एम 54 नाउ, हमारे घर में जब बेटियां पढ़ाई जाती थी तो उनको पढ़ाया सिर्फ इसलिए जाता था ग्रेजुएट कर ले, शादी कर ले। लड़कों को 12th पास करने के बाद ही उनके कंधे पे बहुत बड़ा बोरा, बहुत बड़ा बॉक्स लाद दिया जाता था कि मेक योर कैरियर, क्या करने जा रहे हैं आप, हमें पता होना चाहिए। तो हमारे इरा के जो फादर्स थे, उनके पास सिंगल विंडो सॉल्यूशन था, मारो, पिटाई। तो बहुत पिटाई हुई थी। मैं क्रिकेट की फील्ड पर सेंचुरी बना के खड़ा होता था और मेरे फादर को अगर पता लग जाता था कि मैं खेलने गया हूं तो मुझे फील्ड से मारते हुए घर तक लाते। मेरे घर में करीबन जितनी बड़ी ये वॉल है, इतनी बड़ी वॉल में पूरा एक केस बना था जिसमें 300-400 ट्रॉफीज थी, सिंगिंग एंड क्रिकेट। बट ही यूज्ड टू से, क्या पीतल का दुकान बना रखा है तुमने, कुछ पढ़ाई करो। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता था, पढ़ने में मैंने इंजीनियरिंग दिया एंड आई सेलेक्टेड एज ए इंजीनियर। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉमन टेस्ट को, बट इन यूपी इट्स नोन एज MNR दैट टाइम, नाउ इट्स UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैंने वो पास किया, मुझे पल्प एंड पेपर मिला, बट आई डिनाइड कि पल्प एंड पेपर ने आई विल गो इनटू सिविल, बट फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैंने मार ना खाई। लाइक थप्पड़ सबने खाया है, मैंने कोनी भी खाई है, मैंने घूसा भी खाया है, मैंने बेल्ट भी खाई है, बट बेल्ट फ्रॉम द बकल साइड। मैंने हथौड़ी से भी मार खाई है, डंडे से भी मार खाई है, जूते चप्पल तो छोटी चीजें हैं। हमारी यूपी में पुराने समय में जब घर बनते थे उसके दरवाजे पे भगवान की एक मूर्ति बनाई जाती थी। कहीं शंकर जी होते थे, कहीं दुर्गा जी होती थी, कहीं कुछ होता था। तो हमारे एक अंकल थे, उनके घर के बाहर दुर्गा जी बन रही थी, मुरादाबाद से पीतल का एक त्रिशूल आया था। कर दी होगी कोई गलती, तो दुर्गा जी के हाथ पर जाने से पहले वो त्रिशूल मेरे पापा के हाथ में आ गया। बहुत सारा त्रिशूल छपा पूरी बॉडी में। मुझे लगा कि
उनका सपना जो है वो एक ब्रैकेट में है. He wants me to be a doctor or an engineer. But I think वो अपनी जगह सही थे. मैं पंख फैला के कुछ और ही उड़ना चाहता था. The insecurity in fathers वो आज भी होती है. मेरा बेटा फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहता है. He is doing his computer science B.Tech from Bangalore. और अभी उसकी एज 20 ईयर्स नहीं है, 20 साल का नहीं हुआ है. अभी मैं उसको इस कुर्सी में बैठा दूंगा तो वो वर्ल्ड वाइड यू टॉक फॉर एनी सिनेमा, कोरियन, फ्रेंच और एनीथिंग, यू कैन टॉक एनीथिंग. वो फिल्म्स में जाना चाहता है. लेकिन मैं चाहता हूं कि बस वो बीटेक पूरा कर ले. ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैंने जिंदगी में अभी उखाड़ा क्या है. मैंने कहा बेटा तेरी जिंदगी नहीं है अभी बट तू कर ले. बट मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने आज तक उसको डांटा भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो मार पड़ी उससे मैंने खुद के लिए ये किया जो मेरे साथ गलत हुआ मैं आगे वाली पीढ़ी के साथ गलत नहीं होने दूंगा. मेरी बेटी थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको इसलिए पढ़ा दो कि इसकी शादी हो जाए. मैं उसको कंपटीशन में ले जाता रहा. शी इज बैंक मैनेजर इन HDFC, अपने पढ़ाई पूरी करके शी इज डूइंग वेल. ये सारा जो पापा का मोटिव था, जो शायद हर पापा का होता था, मुझे लगता है कि उससे वो बाहर नहीं निकल रहे थे और मैं उसको तोड़कर बाहर जाना चाहता था. फिर मैंने जब उसको तोड़ा और मैं यहां तक आया, तो आज भी जब मैं सोचता हूं बैठ के, जब कैलकुलेट करता हूं, जब उसको रिवाइंड करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं शायद उस आदमी को दिखाने के लिए ही सब कुछ कर रहा था. कभी आई वॉन्ट टू बिकम ए बेस्ट क्रिकेटर, कभी आई वॉन्ट टू बिकम ए बेस्ट सिंगर, कभी आई वॉन्ट टू बिकम ए बेस्ट जर्नलिस्ट, अ टीवी जर्नलिस्ट, ए डिजिटल जर्नलिस्ट और ए नॉवेलिस्ट और ए फिल्म राइटर. मैं सब करता रहा केवल उस आदमी. Just to prove to your dad, you know, आपकी कहानी सुन के मुझको तारे ज़मीन पे जो मूवी है उसकी याद आ रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए when it comes to bringing up talented or any children actually. तो अभी ज़रा आपकी किताब पे आ जाते हैं. कसारी मिसाइल अजब नाम है, एकदम अलग नाम है. क्या मतलब इस नाम का? टाइटल क्या है? मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने टेलीविजन पर एक वीडियो देखा होगा कि यूपी का एक बहुत बड़ा माफिया डॉन है नोन एज अतीक अहमद. वो अपने भाई के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ था. अचानक जर्नलिस्ट की भीड़ में से 3 जर्नलिस्ट निकलते हैं और उसको गोली मारने लगते हैं और वो मर जाता है. तो एज अ टीवी जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बट डेफर्ड देखे, लाइव नहीं देखा. बट दैट वाज अ लाइव मर्डर ऑन टीवी. एंड अतीक अहमद, व्हेन आई से अतीक अहमद, ही इज 4 टाइम MLA and 1 time MP. He is the sole MP when जब कांग्रेस गवर्नमेंट को परमाणु समझौता हो रहा था, न्यूक्लियर डील, तो उस पर वोटिंग हो रही थी, उसने जेल से आके वोट दिया था, सरकार बची थी. He is अतीक अहमद. He was also a very ferocious and very cruel. coming on that. तो इलाहाबाद जो है, जब आजकल महाकुंभ आप देख रहे हैं, तो आप तो होके भी आएंगे. तो इलाहाबाद में इन 70s देयर वाज ए जंगल ऑफ बबूल. कांटों वाला पेड़ होता है, बहुत बड़ा जंगल था, विच वॉज नोन एज कसारी मसारी. कुछ दिन बाद वो जंगल कटा, टाउनशिप आने लगी. जैसे मैं मिड 70s से मिड 80 तक पूना में रहा हूं, तो जस्ट बिसाइड देयर इज येरवड़ा, देयर इज नोन एज बंद गार्डन देयर. और वहां जो एक लेक थी जो बहती थी बहुत तेजी से, अभी मैंने देखा इट्स जस्ट लाइक ए ड्रेन देयर ओनली. मैंने उस समय देखा, अगर आप कभी पुराने कोई याद होगा
तो एक गाना था आजा आई बाहर ओ मेरे राजकुमार, वो यहीं पे शूट हुआ था, यहीं पे शूट हुआ था। आप कभी देखिएगा गाना वो, तो वो यही बंद गार्डन है। तो वैसे ही जैसे ये खत्म हो गया, वैसे कसारी मसारी का वो जंगल भी खत्म होते 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 थोड़ा सा जंगल रह गया, और अब उस कसारी मसारी के जंगल में केवल एक कब्रिस्तान है। अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में पैदा हुआ, उसी कसारी मसारी में उसने पहला मर्डर किया, और उसी कसारी मसारी में जब वो मार दिया गया, उसी कसारी मसारी की कब्रिस्तान में दफनाया गया। दैट्स व्हाई दिस बुक इज नोन एज कसारी। सच इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग नेम है, बहुत ही लाजवाब नाम है ये सच्ची। अब मेरा ही नाम इतना लाजवाब है, कोई मुझे मनोज त्रिपाठी नाम है, मैंने मनोज राजन त्रिपाठी कर दिया। कई प्रोग्राम्स में जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मनोज रंजन त्रिपाठी, कई बार मेरे एयर टिकट में मनोज रंजन त्रिपाठी हो जाता है, और सबसे बड़ा मजा तो तब आता है कुछ लोग मनोरंजन त्रिपाठी तो टाइटल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि क्यूरियस होना चाहिए कि व्हाट मीन्स कसारी। आप अतीक अहमद को जानते थे, मेरा अच्छा दोस्त, अच्छे दोस्त थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या मतलब, थोड़ा जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट। अतीक अहमद के खिलाफ करीबन 175 के आसपास मुकदमे थे, जिसमें से 50 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ मर्डर के थे, ब्रूटल मर्डर। लेट मी टेल यू कुछ बताता हूं उसमें से। जैसे उसने अपने रिश्तेदार की बेटी को ही ट्रक से कुचलवा के मरवाया था। इसलिए मरवाया था कि कोई ड्राइवर के साथ भाग गई थी, तो दैट वाज ऑनर किलिंग। और जब उसको फोन आया कि हमने उसको मार दिया, तो उसने कहा नहीं, तब तक ट्रक से कुचलते रहो जब तक सड़क पर मरे हुए कुत्ते और आदमी में फर्क न समझ आए। सेकेंडली, एक बार एक गली से गाड़ी निकल रही थी, तो सामने एक छोटा सा शॉपकीपर था, उसकी गाड़ी आ रही थी, उसको पीछे खसकने की जगह थी, उसके लिए नहीं थी। तो उसने कहा कि आप अपनी गाड़ी बैक कर लो। उस गाड़ी बैक करने में इतना झंझट हुआ कि उस बंदे को रेलवे की पटरी पर डाल के मारा गया, और उसकी बीवी और बेटी को जाके लड्डू के डब्बे में उसके मांस के टुकड़े भी दिए। दैट वाज अतीक है। एक जमीन के टुकड़े के लिए उसने एक बाप और बेटे को उसकी मां के सामने नंगे तार से बांधा, नेकेड वायर, उनके घर में बिजली नहीं थी, किराए पर जनरेटर मंगाया, और जनरेटर के करंट से दोनों को मारा। ये है अतीक अहमद, वो जिसका चेला था, जिसका ड्राइवर था। दैट टाइम इन 70s ही वाज नोन एज चांद बाबा, बट उस वक्त रंगबाज कहे जाते थे, डॉन नहीं होता था। बट अतीक ने 10 साल तक उसके साथ रहने के बाद, वो कॉर्पोरेटर था, वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने लगा। अतीक ने उसके खिलाफ एज अ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उसने मना किया कि मत लड़ो, लेकिन दोनों में वहां से रिफ्ट होता है। और जिस रात को काउंटिंग हो रही थी वोटों की, उस रात ही अतीक गया अपने लोगों के साथ, और उसने अपने गुरु को और उसके पूरे गैंग को छाती पे पांव रख के मारा गोलियों से। और जब मर गया वो, तब तक रात में अनाउंसमेंट हुआ कि अतीक इलेक्टेड एज अ एमएलए। यहां से अतीक अहमद उठता है, एक बार एमएलए बनता है, दोबारा एमएलए बनता है। जब वो सांसद बना, एमपी बना, तो उसकी सीट खाली हुई। जब उसकी सीट खाली हुई, तो उसने अपने भाई को वहां से लड़ाया, लेकिन भाई के खिलाफ अतीक का ही चेला लड़ने चला गया। लाइक दैट कि जैसे अतीक अपने गुरु के खिलाफ गया था, तो उसका चेला लड़ने चला गया। तो उसने कहा तुम नहीं लड़ोगे, उसने कहा हम लड़ेंगे। आप भी तो लड़े थे। वो चेला लड़ता है और भाई को हरा देता है। भाई को हराने का जो गुस्सा था, ग्रज था उसके मन में, 5 किलोमीटर तक दौड़ा के उस एमएलए को इतनी गोलियां मारी गई, इतनी गोलियां मारी गई कि जब वो हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर्स ने जब कहा कि ब्रॉड डेड, देन अतीक ने उसको लास्ट गोली मारी, बोले नाउ इज ब्रॉड डेड। तो दैट इज अतीक। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में, इस देश में इंस्टेंट जस्टिस कुछ नहीं हो सकता, बट हमें
कहीं ना कहीं चाहे हैदराबाद का रेप हो, जो एनकाउंटर हुआ, बहुत अंदर अच्छा लगता है कि अरे यार रेप करके लड़की को जला दिया ना, चारों मार दिएगा, उसी जगह जला दिया। बट कहीं ना कहीं हम ये सोसाइटी ये मांगने लगी है कि ऐसा होना चाहिए। हम जब अतीक के बारे में, मैंने आपको 4 किस्से बताए, 70 से ऊपर मुकदमे केवल हत्या के। जब मैं आपको अतीक के बारे में बताती तो मन से लगता होगा यार ठीक ही हुआ, मार दिया गया। बट इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। जस्टिस कानून के थ्रू होना चाहिए, चाहे कसाब का हो या अतीक अहमद का। पर अपने जो न्याय अपनी व्यवस्था है उसकी वजह से समटाइम्स ऐसे नाराजगी भी छूट जाते हैं ना कि जैसा प्रिजन में रहा था एंड ही वाज रनिंग हिज एम्पायर फ्रॉम द प्रिजन आल्सो। तो इसके बारे में फिर आप क्या सोचते हो? यस, इन सम ओकेजन्स ये इज दिस द ओनली वे? मुझे लगता है कि रावण को भी जब मारा गया तो मर्यादा से मारा गया। मुझे लगता है कि महाभारत भी जब हुआ तो मर्यादा के साथ हुआ, न्याय के साथ हुआ। रावण को, हाँ, बाली सुग्रीव वाला कांड थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो रामायण में भी आपको ग्रे शेड मिलेंगे, महाभारत में भी आपको ग्रे शेड मिलेंगे। ग्रे इस हम सबके अंदर है। एक्चुअली इट्स आउट ऑल अबाउट सोडियम। एक डाइनिंग टेबल है, अगर उस पर खाना लगा है तब भी सॉल्ट का एक शीशी रहेगी, खाना नहीं लगा है तो भी एक शीशी वहां रहेगी परमानेंट। इट्स ऑल अबाउट सोडियम। हम सब के अंदर एक ग्रे साइड है, वो हमको प्लेजर देता है। अगर आप रावण पर गौर करना शुरू कर देंगे, रावण के ज्ञान की तरफ जाना शुरू कर देंगे, उस पूरी व्यवस्था को सोचेंगे कि कैसे सूर्पनखा को श्राप मिला, किस तरीके से नल कुबेर ने श्राप दिया था रावण को ऐसे मरने का। तो वो पूरी एक व्यूह रचना थी, वो पूरा एक ब्लूप्रिंट था जिसमें रावण को मारा गया। बट राम ने जो रावण को मारा, उन्होंने न्याय के साथ मारा, बेवजह नहीं मारा। तो मुझे लगता है कि जब ये जितने भी रावण हैं, ऐसे ही रावण मान लेते हैं अतीक को। यरूशलेम में ऐसे ही तो यीशु को भी चढ़ाया गया होगा क्रूस पे, ऐसे ही मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ था, ऐसे ही रावण के साथ भी हुआ था। तो हमें लगता है कि उस न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम उस पर आ जाएंगे, जो आपने कहा कि एक नराधम कानून की वजह से जीवित रह जाता है, अगर इसको जरा सा भी माइल्ड कर दिया जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। हो सकता है कितने निर्दोष सजा पा जाए, जिसको जिससे दिक्कत होगी वो उसको मार देगा, क्योंकि हर आदमी अपनी जगह सही है। अतीक अपनी जगह सही था, उसको सही लग रहा था इसलिए वो सही कर रहा था। अच्छा, ये तो नराधम था, चाहे कुछ बताइए तो मानेंगे कि वो बहुत ही बॉलीवुड टाइप का कैरेक्टर था, जिसके ऊपर मूवी या सीरियल तो बहुत चलेगा और इंटरेस्टिंग बनेगा। तो शायद आपको इसमें ऑफर्स भी मिलेंगे, आई एम श्योर। इसके लिए आपके हिसाब से, आपकी नज़र में सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन सा बनना चाहिए? आप चाहते हो कि वो इसको ले आपसे और आप इसके ऊपर मूवी बनाएं, परफेक्ट डायरेक्टर? देखिए, परफेक्ट डायरेक्टर की अगर आप बात करेंगी तो इस जो स्टोरी है इसमें तो अनुराग कश्यप बेस्ट फिट बैठते हैं। अनुराग कश्यप बेस्ट फिट बैठते हैं। कुछ बातें चल भी रही हैं, कुछ ऑफर्स अभी हैं पर अभी मेटलाइज नहीं हुए हैं। और जिस तरह की ये स्टोरी है, आप इसमें पाएंगे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी क्या है, कैसे सबने अतीक को घेरा, इन सब से होते हुए जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि एक अनुराग कश्यप है जो डार्क साइड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता। पर मैं इसको एक रेनबो बनाना चाहता हूं, डार्क साइड नहीं रखना चाहता हूं, वो ग्रे जैसा कुछ नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि ग्रे मुझे लगता है कि ब्लैक और व्हाइट जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो जो मिड पॉइंट होता है दैट इज ग्रे। तो वहां पे आना ठीक है,
थोड़ा सा वाइट हो, थोड़ा सा ब्लैक हो, लेकिन पूरा ब्लैक हो जाए, पूरा डार्क हो जाए, इट्स नॉट जस्ट। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पूरे फिक्शन में हैं जो ग्रे हैं, सब ग्रे हैं। चलिए मैं फिर आपको बताता हूं। एक वक्त था मुगल काल का, उस मुगल काल में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा था। वो अकबर का समय था। उस जमाने में एक राइटर हुआ, उस राइटर ने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, हिंदुओं को दम देने के लिए एक कहानी लिखना शुरू की। कहानी इसलिए लिखी उसने ताकि हिंदू अपनी आस्था पर खड़ा हो जाए। उस बंदे ने बनारस में बैठ के वो कहानी लिखी, जो हमारे देश की सबसे बेहतर कहानी है, सबसे शानदार स्क्रीन प्ले है, सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलिंग है, एंड दैट इज रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखी। वो राम का जो कैरेक्टर खड़ा किया उन्होंने ना, तो लोग एकदम से आस्थावान हो गए कि एक बेटा भी है जो अपनी सौतेली मां को भी मान लेता है, एक कमजोर बाप की बात भी मान लेता है, एक पत्नी को भी चुन लेता है, उसके लिए लड़ भी लेता है, एक धोबी के कहने में पत्नी को छोड़ भी देता है, एक बाली को सुग्री वाला पूरा मसला करता है, सारी चीजें हैं। ग्रे तो है, कैकेयी ग्रे है, मंथरा ग्रे है, अगर दुखी मान लिया जाए तो ग्रे तो दशरथ भी ग्रे है, बिल्कुल बिल्कुल दशरथ वीक है, वीक कैरेक्टर है, सब ग्रे है। और ऐसे ही महाभारत में भी सभी ग्रे है, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीष्म हो। मैं युधिष्ठिर को भी ग्रे मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि आइए आज की तारीख में कोई बैठे जुआ खेले और पत्नी को लगा रहा है, बिग डैडी जाए गोवा में और वहां बैठे जुआ खेले और बोले मेरे पास पैसे नहीं है, पत्नी को लगाता हूं, दाव लगा के दिखाए, कोई नहीं लगा के दिखा, लेकिन युधिष्ठिर ने लगाया दाव में, ग्रे। कृष्ण तो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो सबसे ज्यादा ग्रे है, because there are so many facets in him which are a mix। मुझे लगता है जब नीति की बात आती है, जब लॉजिक की बात आती है, तो आप ग्रे ही होते हैं। मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, जी जी, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं कि इस चीज का सफाया करना है। मेरे भाई ने मेरे ही माँ बाप को मार डाला क्योंकि उसको वो जमीन का टुकड़ा चाहिए। मैंने तय किया कि तुम माँ बाप जिनको भगवान भगवान कहा जाता है, अगर भगवान की हत्या कर सकते हो तो तुम शैतान हो, और तुम्हारे शैतान को खत्म करने के लिए मैं तलवार उठाऊंगा, मैं धनुष बाण उठाऊंगा। ये समझाया अगर किसी ने तो लॉजिक है, और जब लॉजिक आएगा तो ग्रे से निकलेगा। तो ये फिर ग्रे वाला अतीक अहमद किसने पोर्ट्रेट करना चाहिए मूवी में आपकी या सीरियल में, आप कौन चाहोगे? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मुझे लगता है इरफान जी अगर जिंदा होते तो उनको अगर मोटा कर दिया जाता और मतलब वजन बढ़ाते वो सब कुछ करते। जी जी। संजय दत्त का एसेंट बहुत फिट नहीं बैठेगा इसमें, वरना संजय दत्त एक डरावना कैरेक्टर लगते हैं देखने में। वो जो भी आया था पंचायत, उस पंचायत में एक वो है, अरे देखिए मैं नाम भूलता हूँ उनको, चचा हाँ ऐसी कुछ नाम है। हाँ हाँ फैसल मलिक। हाँ, फैसल मलिक इज अ नाइस कैरेक्टर, वो उसको अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। जी जी। अभी आपके जो पहला वाला नॉवल है आपका, उस पे जरा बात करते हैं, कोट काकोरी करके। नाउ दिस इज इतना ये इसका इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ी तो नहीं है अभी, पर इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका कि काकोरी से संबंधित है, जो काकोरी कांड हुआ था अपने इतिहास में, बट ये मॉडर्न वर्जन है काकोरी का, और इसको बहुत रेव रिव्यूज मिले हैं कोट काकोरी, बहुत ज़्यादा। ये क्या मतलब कॉम्बिनेशन है कि आप हिस्ट्री को मॉडर्न कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो? और ये मर्डर मिस्ट्री है मेरे हिसाब से, राइट? कोट काकोरी इट्स अ फैमिली ड्रामा एंड मर्डर मिस्ट्री। इसको ऐसे समझाऊं मैं आपको, आप सब में से नॉनवेज होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने कबाब्स खाए होंगे, तो कबाब में एक काकोरी कबाब आता है जी। एक्चुअली जो कबाब बनता है वो कीमा समझते हैं आप लोग? तो कीमा में उड़द की दाल मिलाई जाती है और तब वो कबाब बनता है। तो कीमा अगर यूं ही पका दिया जाएगा तो वो बॉन्डिंग नहीं होगी, उसकी उड़द की दाल उसको बॉन्ड करती है। एक समय आया व्हेन हरकोट बटलर वाज द गवर्नर ऑफ यूपी
ब्रिटिश टाइम, तो नवाब काकोरी, नवाब काजिम ने उनको अपने घर दावत में बुलाया, उनको कबाब खिलाया। तो कबाब बहुत सख्त थे, टाइट थे, तो ही डिनाइड एंड लेफ्ट द डिनर। देन नवाब साहब ने अपने सारे रकाबदारों को, रकाबदार किसे कहते हैं? रेसिपिस्ट। एक आपका वो होता है जो खाना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं घर में? खान सामा, इंग्लिश में शेफ। तो एक होता है शेफ, एक होता है शेफ और एक होता है रेसिपिस्ट। जैसे शेफ से आपने कहा कि आज खिचड़ी बना लो, आज मिसल पाव बना लो, बट हु इन्वेंटेड दैट मिसल पाव? मिसल पाव किसने इन्वेंट किया? पोहा किसने इन्वेंट किया? जो इन्वेंट करता है दैट इज रेसिपिस्ट। आप रसगुल्ला खाओ आइसक्रीम के साथ, तो किसी ने रेसिपी बनाई होगी ना, दैट इज रकाबदार। तो रकाबदारों ने कहा कि इस कबाब में से उड़द की दाल हटा देते हैं, पपाया मिला देते हैं। तो पपाया का जो बॉन्डिंग है, तो पपाया उसमें मिल भी जाता है, बॉन्ड भी कर देता है, पर दिखता भी नहीं है। हरकोट बटर को दोबारा बुलाया गया, उन्होंने कबाब मुंह में रखा, बहुत वेल्टिंग था, गायब हो गया। उन्होंने कहा ओ, तो इन 1921 काकोरी कबाब इन्वेंटेड। इन 1924 अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, नहीं भगत सिंह नहीं थे उसमें, अशफाक उल्लाह बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, भगत सिंह ने एक फोरम बनाया था, एसोसिएशन बनाई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस रिपब्लिकन एसोसिएशन के झंडे के तरह 1924 को अंग्रेजों की ट्रेन रोकी गई और उस ट्रेन से खजाना लूटा गया, ताकि खजाना लूट के हथियार खरीदेंगे और हथियार से अंग्रेजों को मारेंगे। आपको ताजुब होगा, वो केवल 8,000 रुपए का खजाना था इन 1924। सिल्वर और गोल्ड के विक्टोरियन कॉइन्स थे, वो लूटे गए। तो मेरे पास दो चीजें हो गई, एक 1921 कबाब, एक 1924 कांड, काकोरी कांड। अब मेरे सामने चुनौती थी कि आज की 54, 56, 57% जो यंग जनरेशन है, वो रील जनरेशन है, वो इंस्टा जनरेशन है। मैं उनको कैसे बताऊं? अगर मैं किसी को अंबेडकर के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो वो जवाई लेना शुरू कर देंगे। मैं किसी को गांधी जी के बारे में बताऊंगा तो वो जवाई लेना शुरू करेगा। और गांधी जी, आजकल गांधी जी के नाम पे तो 2 अक्टूबर को ड्राई डे, इसके मीम्स चलते हैं, ड्राई डे, इट्स अ ड्राई डे। तो मैंने सोचा कि इस कहानी को कैसे बनाया। तो व्हाट इज काकोरी? काकोरी इज अ प्लेस 18 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम लखनऊ। इट्स अ तहसील। काकोरी इज अ बिगेस्ट क्रैकर सप्लायर of North India. Kakori is a biggest चिकनकारी, चिकन का कपड़ा पहनते हो आप, कुर्ता पहनते हो इन वर्ल्ड। काकोरी जो दशहरी आम खाते हैं आप, दशहरी आम नाम सुना है आपने, वो काकोरी की ब्रीड है, वहां की इन्वेंटेड ब्रीड है। एंड लास्टली देयर इज ए क्रेटर ऑन मार्स व्हिच नोन एज काकोरी। नासा ने उस क्रेटर का नाम काकोरी रखा। अब सोचिए वो काकोरी क्या चीज है? कबाब, कांड, चिकन, पटाखे, मतलब क्रैकर एंड अ क्रेटर एंड दशहरी आम। Sounds like a great खिचड़ी जो was be fascinating. अब मेरे पास ये प्लॉट है और मुझे यंग जनरेशन को एक कहानी सुनानी है, काकोरी कांड की। वो कहानी मैंने 22 में सेट की। एक इंस्पेक्टर रखा जिसका नाम था अशफाक उल्लाह बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के नाम को जोड़ के बनाया अशफाक उल्लाह बिस्मिल। उसके 2 बेटे रखे, एक प्लैनेटरी साइंटिस्ट है सेलेक्टेड इन नासा, उसको नासा में मंगल पर एक क्रैटर मिला है, क्रैटर का नाम भेजा गया कि आप नाम रखेंगे इसका। तो वो अपने टूर पर आया हुआ है 1 महीने के लिए। एक बेटा है जो ताज श्रीनगर में शेफ है, उसको वहां नौकरी से निकाला जाता है, वो आता है और ऑथेंटिक काकोरी कबाब काकोरी में बैठ के सप्लाई करने का एक चेन बनाता है, बर्ड्स एंड ब्लास्ट करके। अब ये पूरी कहानी चलती है और इसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद मर्डर्स होते जाते हैं और एट लास्ट वो ट्रेन जो 18 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर उस वक्त लूटी गई थी, अब 100 साल हो चुके हैं काकोरी कांड को, वो फिर ट्रेन वहां से चलती है, लखनऊ आती है, फिर रोकी जाती है क्योंकि उस ट्रेन को उड़ाने का पूरा प्लान था। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रशेखर आजाद और उन लोगों ने ट्रेन लूटी थी। आज कहानी अलग थी, उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ट्रेन लूटी थी हथियार के लिए। आज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही बैनर
और वो कौन है ये सस्पेंस है। वही बैनर आज उस ट्रेन को बचाने निकल पड़ा है। इसमें मर्डर होते हैं, जब मर्डर होते हैं तो एक लाश के ऊपर वो कॉइन्स पड़े होते हैं जो 1924 में लूटे गए थे। एक मर्डर होता है जिसके छाती पर वो माउजर 15 MAH नंबर का माउजर रखा है, जिससे चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड के समय गोली चलाई थी। हाउ कम, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है? और हर आदमी की छाती पर एक टैटू बना होता है और उस टैटू पे लिखा होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उस समय की कहानी मैं इस समय में लेकर आया, और जब लेकर आया तो इसलिए लेकर आया कि अगर मुझे किसी से अंग्रेजों की लड़ाई दिखानी है तो मुझे एक भुवन पैदा करना पड़ेगा, एक कचरा पैदा करना पड़ेगा, एक पूरी क्रिकेट टीम बनानी पड़ेगी, अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आजादी की लड़ाई लगान के स्टाइल में बतानी पड़ेगी, तो आज की जनरेशन समझ जाएगी। मुझे गांधी जी को दिखाना है तो मुझे केमिकल लोचा पैदा करना पड़ेगा और मुझे मुन्ना भाई पैदा करना पड़ेगा जो गांधी जी के बारे में बताएगा, तब ये नई जनरेशन उसको समझ जाएगी कैसे करने। तो वो काकोरी कांड मैंने इस तरह Absolutely, yeah. So I'm very keen to, मुझे पढ़नी है ये पूरी काकोरी, तो मैं अभी वो एक काम जरूर करने वाली हूँ। अभी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताइए, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति इंडिया का जिसके बारे में आप लिखना चाहोगे, या आपके दिमाग में है, या आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, लिखने की बात तो ये नहीं कि आपका जो पाव है ना जी, उसके ऊपर भी लिख सकते हो। मैं पाव नाम का एक कैरेक्टर बना सकता हूँ जो बहुत ही एब्जॉर्बिंग है, बड़ा सॉफ्ट है। मिसल मैंने सोचा पवार साहब को तेलगी में रहने दीजिए। उस पाव जैसा सॉफ्ट कैरेक्टर हो सकता है और मिसल जैसी खट्टी मीठी लड़की हो सकती है। इसमें वो बेसन की और मूंगफली सेंगदाना वाली वो दालमोट आके एक कैरेक्टर आ सकता है जो बीच में कुरकुरा हो जाएगा, और इसमें सबसे शानदार सहेली होगी उस लड़की की जो नींबू की तरह खट्टी खट्टी होगी। इस प्लेट को एक प्लेटर बना के ऐसे कहानी लिखी जा सकती। बट मैं एक कहानी बनारस पर लिखना चाह रहा हूँ। बनारस पर लिखना चाह रहा हूँ। बनारस ब्यूटीफुल पर कहानी लिखना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? बनारस का Yes. पूरा मैं महादेव पर लिखना चाह रहा हूँ। वो बनारस का मतलब वो महादेव जो इंसेंट हिस्ट्री में भी कोई उसका लिखत पढ़त नहीं है कि बनारस ये काशी बना कब, क्योंकि काशी वो है जो शंकर जी के त्रिशूल पे टिकी है। वरुणा नदी और 80 घाट के बीच में जो इलाका है दैट इज वाराणसी, और जहां पे मलंगियत का रस हर समय बना रहता है दैट इज बनारस। और वहां बाबा विश्वनाथ हैं जो रोज सवेरे उठते हैं, गंगा जी में जाकर नहाते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट आते हैं। मणिकर्णिका घाट में क्रियाकर्म किया जाता है, चिताएं जलती हैं। वो उन चिताओं की राख अपने शरीर पे लगाते हैं और तभी कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उस राख से जो बारूद बने उसको विश्वनाथ कहते हैं। और वो विश्वनाथ वो वहां जाकर, चलिए मैं फिर बताता हूं आपको कि बनारस में बाबा उठते हैं, शंकर जी उठते हैं रोज सुबह, गंगा जी में आते हैं, गंगा जी में आके स्नान करते हैं, फिर मणिकर्णिका घाट जाते हैं। वहां चिताओं की राख पड़ी होती है। वो चिताओं की राख अपने पूरे भस्म जिसको कहते हैं वो पूरे अपने शरीर पर लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। उस विश्वनाथ पर कुछ लिखना चाहता हूं, उस गंगा पर लिखना चाहता हूं जो पूरे देश में सीधी बहती है पर बनारस में उल्टी बहती है, इसलिए कहते हैं उल्टी गंगा। सिर्फ बनारस में, सिर्फ बनारस, कहीं नहीं। गोमुख से चलेगी कन्याकुमारी में चली जाएगी कलकत्ता तक, कहीं उल्टी नहीं बहती, पर बनारस में यूं आती है यूं उल्टी करना शुरू करती है। क्लासिक चीज बता रहा हूं,
आप कहीं पे भी गंगा में कान लगा लिए जरूरत ही नहीं है, दूर से खड़े हुए चल 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 कल 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 चल 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 कल 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 आवाज आती है। बनारस में गंगा मौन रहती है। आप रिकॉर्डर लगा दीजिए, माइक्रो रिकॉर्डर लगा दीजिए, आप गंगा की आवाज। बनारस में 3 लाख से ज्यादा मंदिर है, 3.5 लाख से ज्यादा मंदिर है। आप गली में चले जा रहे होंगे जिसमें से 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते, नीचे नजर मारेंगे तो जो चबूतरे बने होते हैं उनके अंदर आपको मंदिर दिखाई देते हैं। वो है बनारस। बनारस वो जगह है जहां पर शमशान में रोता नहीं है, क्योंकि बनारस में मृत्यु का जश्न मनाया जाता है और वहां मृत्यु को मृत्यु नहीं मोक्ष कहते हैं। ये वही बनारस है जहां पे मोक्ष धाम है। मतलब समझिए इस चीज को, लोग मरने जाते हैं। हाँ। जानते हैं क्यों? इसलिए जाते हैं कि उनको ये मालूम है कि बनारस में मरेंगे तो यमदूत लेने नहीं आएंगे, शिवदूत लेने आएंगे। जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो वरुणा और असी के बीच पैदा हुआ है, वरुणा और असी, जिसको वरुणा असी कहते हैं, उसको शिवदूत ले जाते हैं। लेकिन धीमे 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 कालांतर में एक लॉन्ग स्पैन के बाद ये बात हो गई कि अगर वरुणा और असी के बीच में रहने वाला आदमी अंटार्कटिका में भी रहता होगा, वो वहां डेथ होगी उसकी, तो भी वहां उसको शिवदूत लेने जाएंगे। धीमे धीमे लोगों को ये कहीं से समझ में आने लगा कि नहीं, अगर हम कहीं भी के रहने वाले हो, कहीं भी पैदा हुए हो, मरे बनारस में तो शिवदूत ले जाएंगे, मर भी जाए कहीं और हमारा क्रियाक्रम अगर मणिकर्णिका घाट पर हो जाए तो भी हमको शिवदूत ले जाएंगे। पूरे देश में होली रंगों से खेली जाती है, पर बनारस के मणिकर्णिका घाट पर होली चिताओं की राख से खेली। अब मुझे बताइए मैं किसके बारे में लिखूंगा? कौन सा कैरेक्टर बचता है देश में महादेव के अलावा लिखने के लिए? तो अभी यार मुझको तो बहुत इंतजार रहेगा आपकी इस अमेजिंग किताब का, हम सबको ही। तो एक तो आपसे एक आखिरी गुजारिश थी, रिक्वेस्ट थी, आपको पता ही है क्या। अच्छा, अभी आप तो सोर्स विनर्स हो इतने सारे कॉम्पिटिशन में, तो आपको कैसे जाने देंगे? देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना मैं सच बता रहा हूँ, मैं बॉम्बे जाता हूं, जब बॉम्बे में आप कितने बड़े आदमी हो, ऑटो से चलिए, अपने मौके पर पहुंचिए, किसी छोटे बड़े कैफे पर बैठ के आप किसी बड़े एक्टर डायरेक्टर से बात कर सकते। आप दिल्ली जाते हैं, मैं दिल्ली में जाऊंगा तो वहां तो बड़ी गाड़ी भी चाहिए और मीटिंग क्लैरिजेस में होगी या तो ताजमहल से। कैरेक्टर है शहर का, कैरेक्टर है शहर का। बॉम्बे का बताया मैंने और यहां बताया। बॉम्बे, दिल्ली इज अ मेटलिक सिटी। बॉम्बे इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां त्योहार मनाए जाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दही हांडी, फिर जाइए गणेश, करते कराते आप आखिरी में पहुंचेंगे तो 25 दिसंबर भी मनाई जाएगी, न्यू ईयर के लिए सब गायब हो जाएंगे। पर दिल्ली में ये नहीं। अब आइए बनारस में, बनारस में कोई गाड़ी से नहीं चलता। किसी को नहीं मालूम कि आपने वर्षाचे पहना हुआ है कि आपने क्या पहना हुआ है, वो एक धोती लपेटते हैं, चलते हैं। कोई दिखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। अगर किसी हलवाई ने समोसे की दुकान भी, समोसा समझते हैं आप, समोसे की दुकान भी अगर खोली हुई है तो उसका टारगेट केवल इतना है कि 100 समोसे बेचने हैं। उसके बाद 20,000 समोसे बिकने की भी अगर उसके पास ग्राहक खड़े होंगे तो नहीं बेचे। बस जिंदगी में आखिरी तमन्ना यही है कि भगवान ने, कभी कभी थोड़ा चीटिंग करके भगवान से कहता हूं कि 80-85 साल की उम्र दे दीजिएगा, लेकिन जब ना रहूं तो उसी बनारस के मणिकर्णिका पर मेरा क्रियाकर्म हो, और फिर जब मेरी अस्थियां विसर्जित होकर उस गंगा से जा रही हो और बाबा नहा रहे हो और पूछे कि क्या करोगे अगले जन्म में, तो मैं कहूंगा कि फिर से मुझे कुछ दिन के लिए क्रिकेटर बनाना, फिर मुझे एक बार सिंगर बनाना, फिर मुझे एक बार जर्नलिस्ट बनाना, फिर मुझे एक बार राइटर नॉवेलिस्ट बनाना, फिल्म राइटर बनाना। तो
कहेंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहूँगा जिंदगी से कभी कोई शिकायत ही नहीं रही, आप तो देते ही चले गए। कोई वर्ड से आपको छोड़ा ही नहीं। कहा सिंगिंग का तो मेरी आवाज ही पहचान है, तो अभी वो आपकी आवाज में कुछ हमको सुना दीजिए। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सही। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। यूं तो हसीनों के महाज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। तूने मेरे यारा कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉय दिस। Thank you so much. मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ने ध्यान से सुना, बहुत अच्छे ढंग से सुना, इसके लिए मैं रिकॉर्ड भी किया ठीक मैं सो नहीं सकता। आपकी इजाजत के बगैर। अरे क्या मुनाफा आधा आधा बांट लीजिए। और मेरी आवाज तो याद रहेगी। आज का अद्वितीय और प्रेरणादायक आयोजन कलम पुणे अब समापन की ओर बढ़ रहा है। इस विशेष अवसर पे मैं एहसास उमंग की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि मनोज राजन त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपने अनुभवों और विचारों से हमें प्रेरित किया। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया। हमारी वार्ताकार सुजाता संदेश जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सत्र को संवादात्मक और विचारशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके विचारशील प्रश्नों और समृद्ध बातचीत के कारण यह आयोजन और भी अर्थपूर्ण और प्रभावी बन सका। इसके साथ ही मैं इस आयोजन को सफल बनाने में जिन सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ओ होटल पुणे, प्रिंट मीडिया पार्टनर लोकमत के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। अब मैं नीलम सुलेकर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आकर मनोज राजन त्रिपाठी जी को बंगाल की पारंपरिक काथा दुपट्टे से ओढ़ाकर सम्मानित करें। I have a huge collection of this. We love Tantra.
आपकी जैसी है, जी, हाँ, आपकी बहुत अच्छी है। बहुत सारे कलर ना क्रिकेटर से अंत में मैं सभी उपस्थित दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस आयोजन में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मनोज लाल त्रिपाठी जी से उनकी पुस्तक की एक प्रति लेके उनके हस्ताक्षर लें और अपने इस अद्वितीय अनुभव को अपने साथ संजोएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।